साथियों, वेलकम बैक। सुप्रभात, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। जहां होंगे स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। चलिए एक बार फिर हम लोग आज देखेंगे करंट अफेयर से संबंधित एक महत्वपूर्ण क्लास को। और आज हम लोग बात करेंगे इस क्लास में 29 अगस्त से संबंधित जुड़े हुए मुख्य समसामयिक घटनाक्रमों के बारे में। और ये एक महत्वपूर्ण क्लास है, एक बहुत ऐसा क्लास जिसमें बहुत सारे तथ्य हैं और ऐसे तथ्य जो एग्जाम में पूछे जाने की पूरी तरह से संभावना होती। तो चलिए शुरू करते हैं आज का समसामयिक घटनाक्रम से जुड़ा हुआ विषय वस्तु। और पहला जो घटनाक्रम है, एक इंपॉर्टेंट भारत में न्यू इनोवेटिव आइडिया को विकसित करने के लिए स्टार्टअप के तौर पर या नए नए इनोवेशन को लाने के लिए एक नई प्रतियोगिता की शुरुआत किया गया है। और ये प्रतियोगिता शुरू किया केंद्रीय सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय में, जिसके मंत्री हैं श्री रविशंकर प्रसाद। और इन्होंने एक चुनौती नेक्स्ट जनरेशन स्टार्टअप का शुरुआत किया। चुनौती नेक्स्ट जनरेशन, तो चुनौती नेक्स्ट जनरेशन को ध्यान रखना, यही नाम है इसका, स्टार्टअप। मतलब एक नया बिगिनिंग की बात की गई है कि जिसके द्वारा आपके पास कोई आइडिया है, कोई इनोवेटिव कुछ करना चाहते हैं, तो आप उसको प्रस्तुत करें। और सरकार पूरे देश स्तर पर ऐसे 300 स्टार्टअप की चुनाव करेगी, जो मुख्य रूप से छोटे शहरों से होगा। जैसे पटना जैसे शहर है, मुजफ्फरपुर, गया, छोटे छोटे जो शहर हैं, वहां से ऐसे बच्चों को या ऐसे लोगों को उठाएगी जो स्टार्टअप करना चाहते हैं, नया अपना कुछ आइडिया लेकर आए हैं। तो ध्यान रखना है कि इसके तहत देश स्तर पर 300 स्टार्टअप, नए स्टार्टअप का चुनाव किया जाएगा छोटे शहरों से। तो ये ध्यान रखना है। और जिनका चुनाव होगा उनको 25 लाख तक का फंड उपलब्ध कराया जाएगा। और इसके लिए बजट में लगभग 95.01 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। तो ये बजट में आया था। और ये स्टार्टअप के लिए ध्यान रखना। और ये चुनौती नेक्स्ट जनरेशन के नाम से एक चैलेंज प्रतियोगिता है। अपना अपना आपके पास इनोवेटिव आइडिया है, सॉफ्टवेयर कोई डेवलपर हैं तो ला सकते हैं, और उसके द्वारा आपका चुनाव हो सकता है। जो अच्छे होंगे, जिनका सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का काम अच्छा होगा, कोई नए इनोवेटिव आइडिया होंगे, तो इसके तहत आपको प्रोत्साहन मिलेगा। देश स्तर पर स्टार्टअप को बढ़ावा देने के क्षेत्र में यह एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में देखा जा रहा है। तो ये ध्यान रखना है। दूसरा एक न्यूज है उत्तर प्रदेश से। और उत्तर प्रदेश के झांसी में एक केंद्रीय विद्यालय की स्थापना हुई थी RLB के नाम से, रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय विश्वविद्यालय। तो ध्यान रखना, RLB को इसका उद्घाटन किया। तो RLB का दो चीज, एक तो कि कॉलेज का उद्घाटन हुआ और कॉलेज के साथ साथ प्रशासनिक भवन का। तो ध्यान रखना, एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक जो होता है इसका, चूंकि ये विद्यालय या ये केंद्रीय विश्वविद्यालय 2012-14 सेशन से ही चल रहा है, लेकिन वहां से दूसरे प्राइवेट या किराए के मकानों में चल रहा था। लेकिन अब इसका अपना भवन और प्रशासनिक भवन और कॉलेज का निर्माण हो चुका, जिसको प्रधानमंत्री ने उद्घाटन किया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की मदद से। और ये ध्यान रखना कि RLB केंद्रीय विश्वविद्यालय कृषि, बागवानी तथा वानिकी, फॉरेस्ट्री के क्षेत्र में ग्रेजुएशन तथा PG, ये दो चीज, ग्रेजुएशन तथा पोस्ट ग्रेजुएशन PG का कोर्स उपलब्ध कराता है। तो एक इंपॉर्टेंट केंद्रीय विश्वविद्यालय जो कृषि के क्षेत्र में एक इंपॉर्टेंट कॉलेज या यूनिवर्सिटी के तौर पर काम करेगी, ध्यान रखना है। तो रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय विश्वविद्यालय झांसी में, बुंदेलखंड का क्षेत्र है वो, उत्तर प्रदेश में, ध्यान देना। नेक्स्ट है जम्मू कश्मीर के एक न्यूज है। जम्मू कश्मीर के डोडा जिले के उपायुक्त डॉक्टर डी डाइफोर्ड ने एक अभियान शुरू किया। अभियान का नाम है इरादा। तो इरादा को याद रखना है। और ये इरादा जो लाया गया है उपायुक्त के द्वारा, खासकर उनके लिए जो उन क्षेत्रों में सामाजिक कल्याण का जो कार्यक्रम होता है और सामाजिक कल्याण से जुड़े हुए वैसे लोग जो उससे वंचित रह गए, जिनको लाभ नहीं मिल पाया सोशल वेलफेयर का, तो उनके लिए ये एक नया अभियान की शुरुआत किया गया उपायुक्त डॉक्टर डी डाइफोर्ड के द्वारा, इरादा के नाम से। और ये हुआ जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में। तो ध्यान रखना है, इरादा को पूछा जा सकता है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में जो भी घटनाक्रम घट रहा है वो धारा 370 के बाद जो उसको खत्म किया गया, उसमें कई तरह की चीजें लाई जा रही है वहां कल्याण से संबंधित, और सरकार इस पर ध्यान दे रही है। तो ध्यान रखना है इरादा को। अब आगे चलें तो अरुणाचल प्रदेश से एक न्यूज है बहुत इंपॉर्टेंट, पूछा जा सकता है। तो अरुणाचल प्रदेश विधानसभा ने राज्य को 6ठी अनुसूची में शामिल करने का प्रस्ताव पारित किया कि संविधान के
छठी अनुसूची में इसको जगह दे दिया जाए। तो ये ध्यान रखना, कुछ पूर्वोत्तर राज्यों को इसमें पहले से ही दी गई है। तो छठी अनुसूची क्या है इसको समझना है कि ये जो है मुख्य रूप से पूर्वोत्तर के जनजातियों को विशेष स्वायत्तता देने के लिए, तो ये ध्यान रखना है, स्वायत्तता के लिए अधिकार उपलब्ध कराता है। तो इसी के तहत जनजाति लोगों को स्पेशल अधिकार मिल जाए, स्वायत्तता मिले, इसके लिए विधानसभा, अरुणाचल विधानसभा ने राज्य को छठी अनुसूची में शामिल करने का प्रस्ताव किया। ध्यान रखना कि छठी अनुसूची जो संविधान में है 1949 में बारदोलोई समिति के आधार पर शामिल किया गया था। तो ये ध्यान रखना है, बारदोलोई समिति 1949 में छठी अनुसूची को लाया गया था इस समिति की रिपोर्ट के आधार पर। तो ध्यान रखना है, तो इंपॉर्टेंट है ये छठी अनुसूची को ध्यान रखना है, जो एग्जाम में पूछा जा सकता है। ये भी पूछ देगा कि संविधान की छठी अनुसूची संबंधित है किससे, तो ध्यान रखना है कि पूर्वोत्तर में जनजातियों की विशेष स्वायत्तता से संबंधित। ये ध्यान देना। एक न्यूज है, इंटरनेशनल न्यूज के तौर पर बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि बीमारी से आजकल पूरी दुनिया परेशान है, और उसमें एक बीमारी स्लीपिंग सिकनेस, जिसका पूरा नाम अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस है। और ये स्लीपिंग सिकनेस एक वर्म या एक प्रोटोजोआ से होता है, जिसका नाम है ट्राइपैनोसोमा। ये हम लोग पढ़ते हैं साइंस में, बायोलॉजी में। तो ट्राइपैनोसोमा गैम्बियंस स्लीपिंग सिकनेस काज करता है, मतलब बॉडी में घुस जाए तो लोगों को नींद आने की प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये ध्यान रखना है, तो नींद की बीमारी को स्लीपिंग सिकनेस कहते हैं, और ये अफ्रीका में बहुत ज्यादा होता है। और इसी के तौर पर ध्यान रखना है कि टोगो अफ्रीकी एक देश है अफ्रीका महादेश में। तो टोगो पहला अफ्रीकी देश है जहां पर स्लीपिंग सिकनेस अब नहीं पाया जाता, मतलब अब कोई बीमारी स्लीपिंग सिकनेस की नहीं देखी जाती। अफ्रीका में ज्यादा है, लेकिन अफ्रीकी देश टोगो में ये बीमारी अब नहीं होती, कारण कि पिछले 10 साल से ये वहां पर कोई भी मामला नहीं आया। और इसी को ध्यान में रख करके WHO ने मान लिया कि टोगो में अब स्लीपिंग सिकनेस की कोई बीमारी नहीं होगी, अब ये बीमारी समाप्त हो चुकी है। तो इस चैनल को जो देख रहे हैं पहली बार, तो जल्दी से इसको शेयर भी करें, अपने अपने ग्रुप में लाइक करें, और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने का प्रयास भी करें। तो चलिए आगे चलते हैं। तो ये ध्यान रखना। अब यहाँ के बाद ध्यान दें कि एक बुक का नाम है, यहाँ पर नाम है द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग। ये ध्यान रखना, द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग के लिए 29 वर्षीय डच लेखक, तो ध्यान रखना 29 वर्षीय ही हैं, डच लेखक हैं, डच के रहने वाले मैरी लुकास रीजेनवेल्ड। तो क्या नाम है? मैरी लुकास रीजनेवेल्ड को 2020 का इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार दिया गया, ये ध्यान रखना। तो बुक का नाम द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग। 29 वर्षीय डच लेखक मैरी लुकास रीजनवेल्ड को 2020 का इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार मिला, और इसलिए चर्चित है कि 29 वर्ष में इन्होंने बुकर प्राप्त करके ये सबसे कम उम्र में इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति के रूप में आज चर्चित है पूरी दुनिया में। ये ध्यान रखना है, एक इंपॉर्टेंट न्यूज है इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार से संबंधित। अब यहां से चले आगे, तो एक न्यूज है भारत से कि भारत का पहला अंतरराष्ट्रीय व्यापार केंद्र, भारत का पहला यहाँ पर छूटा हुआ है महिला, यहाँ जोड़ देंगे, भारत का पहला महिला अंतरराष्ट्रीय व्यापार केंद्र केरल के अंगमाली में स्थापित होगा। ये ध्यान रखना है, कहाँ होगा? केरल के अंगमाली में। तो यहाँ पहला महिला जोड़ देंगे। ये ध्यान रखना है कि भारत का पहला महिला अंतरराष्ट्रीय व्यापार केंद्र केरल के अंगमाली में स्थापित होगा। ये भारत का पहला है ऐसा, ध्यान रखना। और ये है संयुक्त राष्ट्र संघ के SDG के तहत, SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2030। तो ध्यान रखना है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2030 में 17 लक्ष्यों को शामिल किया गया, और उसमें महिला की भागीदारी बहुत ज्यादा बढ़ाने की बात की गई है कि जब तक समानता नहीं होगा, लैंगिक रूप से समानता पूरे वर्ल्ड लेवल पर नहीं होगा महिला पुरुष में, तब तक हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो एक लक्ष्य ये भी है, ये ध्यान रखना है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, सतत विकास लक्ष्य 2030 में 17 लक्ष्यों में एक लक्ष्य ये भी है कि महिलाओं को आगे लाया जाए, और इसके चलते भारत का पहला महिला अंतरराष्ट्रीय व्यापार केंद्र केरल के अंगमाली में स्थापित होगा, ये ध्यान रखना। अब दो इंटरनेशनल न्यूज है, एक तो है जापानी प्रधानमंत्री शिंजो अबे,
ध्यान रखना है, बहुत अच्छे, बहुत प्रतिभाशाली प्रधानमंत्री, जापान के लिए काफी काम किया और भारत और जापान के रिश्तों को काफी मजबूती दिया हर क्षेत्र में। और इसी के तहत शिंजो अबे चर्चा में है, क्योंकि शिंजो अबे ने 65 वर्ष की उम्र में अपने स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा दे दिया कि वो काम करने में असमर्थ हैं, उनका हेल्थ अच्छा नहीं है और इसके चलते उन्होंने त्यागपत्र दे दिया। और ये ध्यान रखना है कि शिंजो अबे जापान के सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहने वाले व्यक्ति हैं, लंबे समय तक, और इन्होंने 8 साल तक प्रधानमंत्री का पद को संभाला। ध्यान रखना कि जापान पश्चिमी प्रशांत महासागर में 4 द्वीपों पर स्थित एक देश है और उस देश में इसकी राजधानी टोक्यो है और ये टोक्यो होन्शु द्वीप पर है, ये ध्यान रखना है। तो 4 द्वीप है, होन्शु, शिकोकु, क्यूशु, तो इस तरह से 4 द्वीप है, उसमें होन्शु द्वीप पर टोक्यो है। जबकि जापान की मुद्रा को याद रखना है, जिसको जापानी येन कहा जाता है। तो जापानी येन वहां की मुद्रा है, राजधानी टोक्यो होन्शु द्वीप पर है और ये पश्चिमी प्रशांत महासागर में स्थित है। तो ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है ये। अब आगे चलें तो भारत और सिंगापुर के बीच 14वीं रक्षा नीति पर वार्ता वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संपन्न हो गया। तो रक्षा नीति पर कि डिफेंस सेक्टर में क्या पॉलिसी होनी चाहिए, इसके लिए भारत और सिंगापुर ने एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से इस तरह का काम किया और इस कॉन्फ्रेंसिंग से ये नीति पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा संपन्न हो गया सम्मेलन, जिसमें 2 सचिवों ने भाग लिया। एक भारत के सचिव डॉक्टर अजय कुमार और दूसरे वहां के, ध्यान देना है कि दोनों जगह के रक्षा सचिव भाग लिए। और ये ध्यान रखना है कि ये जो भारत और सिंगापुर में रक्षा सचिव ने भाग लिया, उसमें भारत के रक्षा सचिव अजय कुमार और सिंगापुर के रक्षा सचिव चेंग हेंग ने भाग लिया और इसके द्वारा भारत सिंगापुर के बीच 4थी रक्षा नीति पर वार्ता संपन्न हो गई। ध्यान रखना कि सिंगापुर दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में एक संप्रभु देश है। जैसे भारत एक देश है, छोटा सा द्वीपीय देश है, बड़ा तो नहीं है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री आज वर्ल्ड लेवल पर। सिंगापुर की राजधानी सिंगापुर शहर है, ध्यान रखना है, सिंगापुर की राजधानी सिंगापुर शहर है, ये ध्यान रखना है। और साथ ही सिंगापुर का जो मुद्रा है वो सिंगापुर डॉलर है, ये ध्यान रखना है। तो ये सब जीएस में आपसे पूछा जाता है। तो राजधानी सिंगापुर शहर और मुद्रा के रूप में सिंगापुर डॉलर को ध्यान रखें। अब 29 अगस्त के बारे में पढ़ रहे हैं, तो यहाँ एक चर्चित दिवस है, खेल दिवस, ध्यान रखना। कारण कि 29 अगस्त 1905 को मेजर ध्यानचंद का जन्म हुआ था और इन्हीं के जन्म दिवस पर खेल दिवस का आयोजन हर साल होता है 29 अगस्त को। और इसकी शुरुआत 2012 में की गई थी। 2012 के बाद सरकार ने 29 अगस्त को खेल दिवस में, इनके जन्म दिवस को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाने का एक डिसीजन लिया। कारण कि इन्होंने भारत के लिए ओलंपिक खेला और हॉकी में 3 गोल्ड मेडल जीत करके एक कीर्तिमान रच दिया। सबसे ज्यादा हॉकी में भारत ने ओलंपिक में गोल्ड जीता और उसमें सबसे ज्यादा योगदान मेजर ध्यानचंद को दिया जाता है और इसलिए इनको हॉकी का जादूगर कहा जाता है। और इसलिए इनके सम्मान के लिए इनके जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। तो यही था आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर समसामयिक घटनाक्रम। इसको देखें, याद रखें और आगे के क्लास में फिर मिलेंगे। तब तक जहां रहे स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, मस्त रहें। बिल्कुल आपका दिन मंगलमय हो, शुभ हो और स्वास्थ्य सबसे अच्छा हो। तो देश हित सबसे ऊपर है, तो देश हित के लिए बोलिए जय हो मैया की। थैंक यू।